चलिए चालू करो। Hello, good morning students. Jai Shri Krishna. This is Niranjan Kashyap, popularly known as Mr. Kashyap, and I am a teacher of mathematics for 11th and 12th. Students, I have 8 years of experience after completing my graduation, undergraduation. I came into teaching, and since then I am teaching mathematics. In several schools I have taught, such as BD Public Patna, Gyan Bharati Residential Complex Patna. Now I have shifted in Jahanabad, and I thought to upload some videos of mathematics topic, such as sets, and many topics are there. So today I am going to start set. A student, it is a very interesting topic, and it is a very conceptual topic, because on this topic whole function and whole calculus depends. अगर मैं कहूँ तो कैलकुलस की शुरुआत सेट से ही होती है, इसीलिए 11th और 12th के चैप्टर 11th और 12th के क्लास स्टैंडर्ड में सबसे पहला चैप्टर सेट दिया गया। अगर आप सेट पढ़ते हैं तो आपको पूरा फंक्शन पढ़ने में, पूरा कैलकुलस पढ़ने में आपको आसानी होगी। कैसे? अगर आप सेट पढ़ते हैं तो आप फंक्शन पढ़ पाएंगे, और फंक्शन पढ़ पाएंगे मतलब रिलेशन फंक्शन पढ़ पाएंगे, और अगर रिलेशन फंक्शन पढ़ पाएंगे तो आपको लिमिट पढ़ पाएंगे, और लिमिट अगर आप पढ़ पाएंगे तो डिफरेंशिएशन पढ़ पाएंगे, और डिफरेंशिएशन जब पढ़ पाएंगे तो आप इंटीग्रेशन पढ़ पाएंगे, और फिर उसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ पाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ पाएंगे। ठीक है। सो बाकी तो चीज़ें हम लोग डिटेल में हर टॉपिक के साथ कुछ न कुछ मैं बताते चलूँगा। और अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ सेट। सो स्टूडेंट, सेट का बेसिक मीनिंग होता है कलेक्शन, लिटरेरी मीनिंग, जिसका शाब्दिक अर्थ जिसको हम कह सकते हैं कि सेट का बेसिक मीनिंग है कलेक्शन, ग्रुप, कलेक्शन या ग्रुप। कलेक्शन सिंपल में अगर समझने की आप कोशिश करें तो कलेक्शन का मतलब कि कुछ आइटम्स एक जगह रख देना या कुछ चीजों को एक जगह रखना। तो मैथमेटिक्स में सेट का जनरल मीनिंग से थोड़ा सा हट के डेफिनेशन है। हट के क्या डेफिनेशन है? तो कहता है सेट का डेफिनेशन कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का मतलब यहां पर आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, आइटम्स भी कह सकते हैं। बट बात ये आती है कि वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या? किसी भी चीज का कलेक्शन, किसी भी चीज का कलेक्शन सेट का लिटरेरी मीनिंग देता है। न कि मैथमेटिक्स में सेट का लिटरेरी मीनिंग से काम चलने वाला है। कलेक्शन का मैथमेटिकल मीनिंग जो है वो है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। यहीं पर इसके डेफिनेशन का गिस्ट है, मतलब कि रीड यहीं पर छुपा हुआ है। मेन पॉइंट जो है यही है, वेल डिफाइंड एलिमेंट्स।
वेल डिफाइंड का मतलब क्या है डियर? वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि जिसके डेफिनेशन में कोई इफ एंड बट ना हो, जिसके डेफिनेशन में कोई इफ एंड बट ना हो, इफ एंड बट ना हो, मतलब इफ एंड बट का मतलब इफ एंड बट ना हो मतलब क्या? मतलब कि एक सुर में सारा आदमी का एक जवाब आना चाहिए। एक सुर में सारा आदमी का एक जवाब आने का मतलब क्या होगा? जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि टॉप 10 बैट्समैन ऑफ इंडिया, माय डियर स्टूडेंट्स, टॉप 10 बैट्समैन ऑफ इंडिया, तो टॉप 10 बैट्समैन ऑफ इंडिया में हर आदमी का अपना अपना अलग अलग राय है। जैसे मुझे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा ये सब अच्छे लगते हैं, किसी को राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर और अलग अलग प्लेयर्स अच्छे लगते होंगे, क्रिकेट बैट्समैन अच्छे लगते होंगे। बट अगर मैं आपसे कहूं कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का कलेक्शन, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का कलेक्शन में मैं भी 1 2 3 4 5 ही कहूंगा और तुम भी 1 2 3 4 5 ही कहोगे, और भी कोई भी आदमी जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर जानता है वो 1 2 3 4 5 ही कहेगा। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन बैट्समैन के अगर कलेक्शन जहां पर मैं कह रहा था वहां पर तो राय बदल गई। वहां पर मेरे हिसाब से अलग बैट्समैन है, आपके हिसाब से अलग बैट्समैन है, और भी किसी दूसरे आदमी के हिसाब से अलग बैट्समैन। तो जब वहां पे राय बदल जाती है, जहां पे अपना राय आ जाता है, उसी को कहते हैं इफ एंड बट। तो इफ एंड बट में नहीं होना चाहिए। सेट का डेफिनेशन इफ एंड बट में नहीं, मतलब वेल डिफाइंड का मतलब ये हुआ कि जिसके डेफिनेशन में कोई इफ एंड बट नहीं है। जैसे अगर हम एग्जांपल में कहें, एग्जाम्पल में कि अ सेट ऑफ, सेट मतलब कलेक्शन, अ कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 ये हो गया। तो ये आपका सेट कहलाएगा। लेकिन कलेक्शन ऑफ 10 ग्रेट बैट्समैन या 10 बेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडिया कलेक्शन नहीं है। तो वेल डिफाइंड का मतलब यही हुआ। अब चलिए और भी मैं कुछ एग्जांपल्स इस पर समझाने वाला हूं, देने वाला हूं। जैसे देखिए, दूसरा, अ सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फाबेट। आप क्या कहेंगे? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। और जैसे और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, अ सेट ऑफ students, a set of students of standard 11th of PPPS जहानाबाद। तो PPPS जहानाबाद
स्कूल का 11th क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो सर्टेन स्टूडेंट्स हैं, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। सपोज वहां 40 स्टूडेंट्स हैं या 50 स्टूडेंट्स हैं, अगर एक सेक्शन में या दो सेक्शन अगर वहां चल रहा है तो दोनों को मिला करके अगर 80 स्टूडेंट्स हैं तो वहां सर्टेन थिंग्स है, वहां पर कोई इफ एंड बट नहीं है, वहां पर कोई अपने मन से स्टूडेंट को वहां पर ऐड नहीं कर सकता है। और भी बहुत ऐसे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं और बहुत एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे a set of solutions of equation x square plus 5x plus 6 is equal to 0. This is a quadratic equation. You might have studied in standard 10. आपने 10वीं क्लास में इसको पढ़ा होगा। It is a quadratic equation और इसका सॉल्यूशन क्या होगा? -3 -2। आप इसको निकाल के देख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन सर्टेन है, इसका सॉल्यूशन सर्टेन है, ऐसा नहीं कि इसका कोई और सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन फिक्स होता है। और खास करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं है कि इनका इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन फिक्स्ड है। तो मैं समझता हूं कि सेट का मतलब आप समझ गए होंगे। फिर से मैं एक बार रिकॉल करा दूं, सेट का लिटरेरी मीनिंग है ग्रुप या फिर कलेक्शन। मतलब सेट एक कलेक्टिव नाउन है, इंग्लिश के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे इसको तो इट इज ए कलेक्टिव नाउन जिसमें एक से ज्यादा आइटम आते हैं। तो किसका कलेक्शन, किसका ग्रुप? तो कहता है कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। इसमें मुख्य पॉइंट है वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का मैंने आपको बताया कि जिसके डेफिनेशन में कोई इफ एंड बट न हो, एक सॉलिड डेफिनेशन हो और जिसके डेफिनेशन जो डेफिनेशन हर आदमी के एक हो, मिलता जुलता हो, दैट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब जिस चीज की हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, जिस चीज का कलेक्शन करते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं और बहुत फूहर भाषा में आइटम भी कर सकते हैं, आइटम्स। लेकिन आप ऑब्जेक्ट ध्यान दें और आप एलिमेंट्स पर, वर्ड पर आप ध्यान दें। अंडरस्टूड? नाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड। अब बात आती है डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट मतलब सेट को हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं? डिस्क्रिप्शन इज ए नाउन, डिस्क्रिप्शन एक नाउन है और इससे वर्ब बनता है डिस्क्राइब। रिप्रेजेंटेशन भी नाउन है, इससे वर्ब बनता है रिप्रेजेंट। मतलब हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे व्यक्त करेंगे? व्यक्त, मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है, इसका ध्यान रखें, मजाक नहीं उड़ाइएगा, क्योंकि मैं सीबीएसई का स्टूडेंट रहा हूं। व्यक्त करना, व्यक्त का मतलब होता है प्रस्तुत करना, किसी चीज को आप लिख करके कैसे आप व्यक्त करते हैं। तो सेट को हम कैसे व्यक्त करेंगे? तो कहता है कि सेट को व्यक्त करने का दो फॉर्म बनाया गया है मैथमेटिशियन ने। वैसे तो 3 फॉर्म बनाया गया है, लेकिन जो आपको काम का चीज है वो 2 है। पहला
तो मतलब हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि सेट्स आर रिप्रेजेंटेड in two forms. Sets are generally GENERALLY. Sets are generally represented in two forms. First, tabular form. जिसको हम लोग रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इसको आप लिख लीजिए। चलिए अब हम बारी बारी से देखेंगे कि टेबुलर फॉर्म में कैसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम टेबुलर फॉर्म देखेंगे। टेबुलर फॉर्म देखिए, टेबल से बना है टेबुलर, टेबल वर्ड से टेबुलर बना है। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आप लोग 9th 10th में स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा। मतलब उसमें हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं, उस रेक्टेंगुलर बॉक्स में कॉलम बनाते हैं, और कॉलम बना करके फर्स्ट कॉलम में हम लोग ऑब्जर्वेशंस को मतलब डेटा को लिखते हैं, सेकंड कॉलम में उसकी फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं, और फिर उसमें बाकी के काम करते हैं। तो वहीं से उसी से कुछ मिलता जुलता यहां भी है। टेबल से बना है टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म में कहता है कि सेट जो रिप्रेजेंट होते हैं वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में सारे एलिमेंट्स को लिख दिया जाता है। जैसे मैं अगर कहूं, पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, इन टेबुलर फॉर्म, in tabular form we represent in tabular form we list all the elements, means objects. In tabular form we list all the elements separated by commas and all elements enclosed under curly braces। कर्ली ब्रेसेस मतलब ये होता है, इसको कर्ली ब्रेसेस का। देखिए क्या कह रहा है, कहता है टेबुलर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, वी लिस्ट मतलब लिख देना, सारे एलिमेंट्स को लिख देते हैं। वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, द यहाँ पर आर्टिकल इसलिए आया क्योंकि एलिमेंट्स जो है निश्चित रहेगा, किसी भी सेट के एलिमेंट्स निश्चित होते हैं। इंग्लिश की बात है, मैथ के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ लो। We list all the elements separated by, हम लोग सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं separated by comma, मतलब हर एलिमेंट्स के बीच में कॉमा देंगे, फर्स्ट एलिमेंट कॉमा, सेकंड एलिमेंट कॉमा। जैसे सेम थिंग्स जब रिपीट होता है, मैथमेटिक्स इंग्लिश में आप पढ़े होंगे कि सेम थिंग्स को जब हम रिपीट करते हैं तो कॉमा से उसको सेपरेट करते हैं। तो सेपरेटेड बाय कॉमास
एंड ऑल एलिमेंट्स इनक्लोज्ड, कॉमा से देने के बाद सारे एलिमेंट्स को लिख दिए, उसके बाद कॉमा दे दिए, कॉमा देने के बाद सारे एलिमेंट्स को कर्ली ब्रेसेस के अंडर में उसको इनक्लोज कर दिए, मतलब बंद कर दिए। ठीक है। दूसरी बात यह है, एक पॉइंट यहां पर थोड़ा सा छूट गया, मैं उसको लिख देता हूं, इससे पहले आप लोग पॉइंट बना लीजिएगा उसको। सेट्स आर denoted by, sets are denoted by capital letters, capital letters। जैसे सेट का कोई भी नाम हम रखेंगे, मतलब उसको जब डिनोट करेंगे, सेट्स आते देखो, डिनोटेशन और रिप्रेजेंटेशन बोथ आर डिफरेंट थिंग। डिनोटेशन का मतलब सेट का नाम रखना, और रिप्रेजेंटेशन का मतलब उसके एलिमेंट्स को व्यक्त करना। ठीक है। तो सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स सच एज A, B, C एटसेट्रा। ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि सेट्स के एलिमेंट्स को सेट के एलिमेंट्स को लिख दिया जाता है टेबुलर फॉर्म में, और कॉमा से उसको सेपरेट किया जाता है, और सारे चीज को, पूरे एलिमेंट्स को एक कर्ली ब्रेसेस में इनक्लोज कर दिया जाता है। ठीक है। इसको इससे पहले लिखिएगा थोड़ा सा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट से पहले अगर कहीं पर भी एक लाइन अगर जगह बच रहा होगा तो वहां पर इसको लिख दीजिएगा, सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ठीक है। चलिए मैं इसको मिटा दूंगा। अब आइए, तो मैं इसका एग्जांपल देना चाह रहा हूं। देखिए एग्जांपल, जैसे कोई आप एक सेट पिक करिए अपने मन से, नहीं करना चाहते हैं तो मैं कर देता हूं। ठीक है। देखिए सेट ऑफ, जैसे मैं एग्जांपल में दिखाया हूं सेट का, उसी में से एक ले लेते हैं। अ सेट ऑफ वॉवेल्स, a set of vowels of English alphabet, इंग्लिश अल्फाबेट्स नहीं, इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है। अल्फाबेट्स और अल्फाबेट में बहुत डिफरेंस है। आप जिससे इंग्लिश पढ़ते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो मेरे पास कांटेक्ट करना, मैं बता दूंगा क्या डिफरेंस है, क्योंकि अगर इंग्लिश में यहां फंस जाएंगे तो मैथ्स नहीं पढ़ पाएंगे। कहता है a set of vowels of English alphabet, ये आपका सेट है वर्ड में। देखिए इसको हम टेबुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म है SOL, और ऊपर में हाइफन देकर के N। जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। सॉल्यूशन को ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं EQ, ऊपर में हाइफन N, इक्वेशन। ठीक है। रिप्रेजेंटेशन को REP हाइफन N, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। ऐसे और भी चीजें आएंगी, मैं बताते चलूंगा, टेंशन नहीं लेना। चलो, तो मैं क्या कह रहा था कि क्वेश्चन आपका है अ सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे टेबुलर फॉर्म। चलिए सॉल्यूशन देखिए, हम सबसे पहले उस सेट का नाम रखेंगे। तो वॉवेल का सेट है और कहता है कि नाम किसी भी सेट का कैपिटल लेटर से रखा जाता है, उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, डिनोटेशन और रिप्रेजेंटेशन में अंतर होता है। डिनोटेशन का मतलब कि उस सेट का नाम रखना, डिनोट करना सेट को। ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है उसके एलिमेंट्स को व्यक्त करना, एलिमेंट्स किस तरह से लिखा जा रहा है। तो मैं इस सेट का नाम रख दिया V। वॉवेल है ही, हमको बहुत बढ़िया एक लेटर सूझ गया वॉवेल का V। ठीक है, V रख दिया। V हमारा सेट है, इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट देंगे, और जो भी एलिमेंट है सब एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिख देंगे। A, E, I, O, E। समझ गए। चलिए दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, अनदर एग्जांपल, लेट मी राइट।
अपॉन द बोर्ड, ऊपर में मुझे लिखने दीजिए। अनदर एग्जांपल है a set of solutions of equation x square plus 5x plus 6 is equal to 0। देखिए, तो इस सेट का नाम हम रख दिए सॉल्यूशन है, इसलिए एस सबसे अच्छा नाम हमको मिल गया, सबसे अच्छा वर्ड लेटर मिल गया एस। इसका जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमको मिलता है -3 और -2। देखिए दो दो सॉल्यूशन लिख दिए और यहाँ पर कॉमा दे दिए, मतलब एलिमेंट्स को सेपरेट कर दिए। यहाँ भी ए के बाद कॉमा, ई के बाद कॉमा, आई के बाद कॉमा, ओ के बाद कॉमा और यू तो हमारा लास्ट है। ठीक है, चलिए अब इसमें दो पॉइंट है जिसको नोट करने की जरूरत है। वो क्या पॉइंट है डियर? सो देखिए, कहता है कि अगर आप किसी वैसे एलिमेंट्स का कलेक्शन बना रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, सेट बना रहे हैं जिसमें आपको एलिमेंट की रिपीटेशन है, एलिमेंट्स का रिपीटेशन है, जैसे a set of letters form the word madam। Another example, थोड़ा सा पहले एग्जाम्पल एक इसको आप लिखिएगा नहीं, ठीक है, इस पर हम कुछ चीज बताने वाले हैं। जैसे आपको एक सेट है, a set of letters which form a set of letters of word, सीधे सीधे a set of letters of word madam। मैडम वर्ड है, इसमें जो लेटर्स यूज हुए हैं उसका सेट। तो जब तक आप नहीं जानते हैं, जो आगे मैं बताने वाला हूं उसको अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इसका सॉल्यूशन ऐसे करेंगे। वर्ड है तो W ले लिए, सेट का नाम रख दिए W, MADAM, आप यही सेट बनाइएगा, बनाइएगा ना। ऑफ कोर्स अभी तक जो हम पढ़े हैं उसके हिसाब से तो यही बनना चाहिए, लेकिन कहता है कि ए गलत नहीं है, गलत नहीं है, सही है, बट इसको हम ये कह सकते हैं कि यूजलेस है। यूजलेस इसलिए क्योंकि इसमें लेटर का रिपीटेशन हो रहा है, जैसे M 2 बार आ गया, A 2 बार आ गया। इसी चीज के बारे में हम आपको अगला टॉपिक मतलब अगला पॉइंट बताने वाले हैं कि सेट जब हम बनाते हैं किसी भी चीज का, तो उसके जो एलिमेंट्स अगर रिपीट कर रहे होते हैं तो उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। मतलब एलिमेंट्स इन सेट आर नॉट रिपीटेड, एलिमेंट्स इन सेट आर नॉट रिपीटेड, पहला चीज। दूसरा चीज, जब हम किसी कुछ एलिमेंट्स का जब हम सेट बनाते हैं तो उनका पर्टिकुलर कोई ऑर्डर नहीं रहता है। मतलब किसी भी एलिमेंट को हम पहले लिख सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को हम बाद में लिख सकते हैं। दो चीजें, तो वही चीज मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं जिसको आप नोट में लिख सकते हैं। नोट 1,
नोट 1 कि एलिमेंट्स इन सेट आर या शुड नॉट, गलत नहीं होता है रिपीट करना, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि आर नॉट रिटेन, हम शुड नॉट लगा के बोलेंगे। एलिमेंट्स इन सेट शुड नॉट रिपीटेड। पहला चीज। नोट 2 जिसको हम लोग कहते हैं, दूसरा चीज, एलिमेंट्स इन सेट शुड नॉट रिपीटेड, शुड नॉट बी रिपीटेड, पैसिव फॉर्म, शुड नॉट बी रिपीटेड नहीं लिखा जाना चाहिए। दूसरा कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग of elements, order of listing of elements is not fixed, किसी भी ऑर्डर में लिखा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है, जो अभी हम पीछे वाले एग्जांपल में लिए, जैसे उसी चीज को हम फिर से यहां समझने की करेंगे, बात समझने की कोशिश करेंगे कि a set of word, a set of letters of the word madam, तो पहला रूल के अनुसार, पहला नोट के अनुसार एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन ये होगा कि W हमारा सेट है, मतलब M A D, बस M A D। दूसरे हिसाब से ये कहेंगे कि उनका जो ऑर्डर होती है एलिमेंट को लिस्टिंग का, वो कुछ सर्टेन नहीं होता, मतलब हम पहले ए भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं और लास्ट में एम भी लिख सकते हैं, या फिर इसी को ऐसे भी कह सकते हैं डी एम ए, या और भी अगर आप इसको पहले आप एम कर देंगे, फिर डी करेंगे, फिर ए करेंगे, वो भी आपका सही होगा। तो ये दोनों नोट्स लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्टूडेंट्स के बीच में या स्टूडेंट को बराबर लगा रहता है कि हम कौन सा बुक फॉलो करें, ये बराबर स्टूडेंट दुविधा में रहता है हमेशा कि कौन सा बुक बनाएं, कौन सा बुक नहीं बनाएं। ठीक है, अगर आप गुड मार्क्स इन 11th या 12th में अगर आप पाना चाहते हैं, और IIT की तो बात मैं नहीं करूँगा, एडवांस की बात मैं नहीं करूँगा, अगर आप मेंस तक की बात करते हैं तो RD शर्मा सफिशिएंट है। इसमें आपको NCERT एग्जाम्पल्स के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, NCERT के भी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, RS अग्रवाल के भी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो तमाम बुक को रखने से बढ़िया है एक सॉलिड बुक RD शर्मा है, उसका उसी को आप रखिए और उसी को विगोरस प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आज फिर इतना ही, बाकी हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट मतलब 11th का सेट का फर्स्ट वीडियो है, इसलिए इसको थोड़ा सा हम छोटा ही रखना चाह रहे हैं। हाँ, ये स्टूडेंट्स एक चीज़ और इन्फॉर्म करना चाहूँगा, अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं इस क्लास में, मतलब तो मेरे इस कॉन्टेक्ट पे कॉल कर सकते हैं 9835568748। ठीक है, यही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है,
व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ कहूँगा स्टूडेंट, जो अपने आप को इनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट समझते हैं वो कृपया इस कोचिंग में ना आए। यहाँ डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, और अगर आप खुद को समझते हैं कि आपकी एक्टिविटीज इनडिसिप्लिनरी रहता है तो प्लीज़ आप बुरा मत मानें। और अगर आपको पढ़ने में रुचि है, अगर आपको कुछ लगता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा दे सकता हूँ, ठीक है, तो आप इस कॉन्टेक्ट को मतलब इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।